नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपना विषय चल रहा था सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत अपने वो प्रश्न पढ़ रहे थे जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर है पूछे गए हैं। तो लगातार इनकी क्लासें आपको मिल रही है, जिसके अंदर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों जो विज्ञान है इनके प्रश्न आपको लगातार मिल रहे हैं। तो पीछे अपने 14 क्लासें पढ़ चुके हैं। आज बात करेंगे 15 नंबर क्लास की, जिसके अंदर जीव विज्ञान का टॉपिक रहेगा अपना प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल। इनसे जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की आज चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। और इन प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे प्रताप क्लासेस ऐप पर लगातार चल रही है और वो शेड्यूल वाइज चल रही है, तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो क्लास शुरू करने से पहले क्लास को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, पहला प्रश्न, एंजाइम वे है जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। यानी एंजाइम कौन होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है प्रोटीन, तो एंजाइम वे प्रोटीन है जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो एंजाइम के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम मानव शरीर में केमिकल यानी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करते हैं। एंजाइम भोजन को पचाने, मांसपेशियों के बनने और शरीर में विषाक्त पदार्थ खत्म करने के साथ शरीर के हजारों कामों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो हमारे शरीर के लिए जो एंजाइम है बहुत ही उपयोगी होते हैं। आगे देखिए, 2 नंबर प्रश्न, कौन सा एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज के रूपांतरण को उत्प्रेरित करता है? इनमें से आपको बताना है कौन सा एंजाइम है जो माल्टेज में ग्लूकोज के रूपांतरण को उत्प्रेरित करता है। यूरिएज, इन्वर्टेज, डायस्टेज या माल्टेज। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है माल्टेज। तो माल्टेज वो एंजाइम है जो माल्टोज में ग्लूकोज के रूपांतरण को उत्प्रेरित करता है। अब देखिए, माल्टोज क्या है? तो माल्टोज यह एक डिसैकेराइड है जो 2 ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बनता है। तो जो माल्टोज है वो कितने ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बनता है? तो 2 ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बनता है। माल्टोज का ग्लूकोज में रूपांतरण एंजाइम माल्टेज के द्वारा उत्प्रेरित होता है। अब देखिए, माल्टेज क्या होता है? तो माल्टेज यह एक कार्बोहाइड्रेट एंजाइम होता है। तो माल्टेज किस प्रकार का एंजाइम है? तो माल्टेज एक कार्बोहाइड्रेट प्रकार का एंजाइम है जो विशेष रूप से माल्टोज में 2 ग्लूकोज इकाइयों के बीच ग्लाइकोसिडिन बंधन को हाइड्रोलाइज करता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत ग्लूकोज अणु निकलते हैं। तो इतनी बातें आपको माल्टोज और माल्टेज के बारे में याद रखनी है। आगे देखिए, 3 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस में जीवा लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है? यानी जीवा के अंदर कौन सा लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है? लार, छोटी आंत, अमाशय या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है लार। तो लार एक लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है। अब देखिए, लार क्या चीज़ है? तो लार में जीवा लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो वसा को तोड़ने में सहायता करता है। हमारी लार हमारे पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें एमाइलेज और आइसोजाइम जैसे एंजाइम भी होते हैं लार के अंदर। आगे देखिए, 4 नंबर प्रश्न, एंजाइम किस से बने होते हैं? जो एंजाइम होते हैं अपने वो किस से बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, अमीनो अम्ल या वसा से। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है अमीनो अम्ल। तो जो एंजाइम है वो किस से बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। अब देखिए, अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड क्या होता है? तो अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण का एक खंड होता है और प्रोटीन और अमीनो अम्ल जीवन के घटक होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन के पाचन या टूटने का उपोत्पाद है। आवश्यक अमीनो अम्ल वे हैं
जो हमारा शरीर अपने आप ही बना सकता है और इसे हमारे आहार से प्राप्त किया जा सकता है। तो इतनी बातें आपको अमीनो एसिड के बारे में याद रखनी है। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न, लाइपेज एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा निर्मित होता है? लाइपेज एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा निर्मित होता है? फेफड़े, अंगनाशय, लार ग्रंथि या यकृत? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है अग्नाशय, तो अग्नाशय अंग के द्वारा लाइपेज एंजाइम निर्मित होता है। आगे देखिए अंगनाशय के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो अंगनाशय यह एक संयुक्त ग्रंथि है जो बहिस्त्रावी ग्रंथियों यानी एक्सोक्राइन कोशिकाएं और अंतःस्त्रावी ग्रंथियां यानी अंतःस्त्रावी कोशिकाओं दोनों के रूप में कार्य ये करता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां रासायनिक पदार्थों को शरीर के रक्त प्रवाह या ऊतकों में स्रावित करती है। और देखिए इसके बारे में, तो बहिस्त्रावी ग्रंथियां एक नलिका के माध्यम से उपकला सतह पर पदार्थों का स्रावण करती है। तो इतनी बातें अग्नाशय के बारे में और याद रखनी है। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न, स्तनधारियों के मामले में अमाशय भित्ति द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम को क्या कहते हैं? स्तनधारियों के मामले में अमाशय भित्ति के द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम को क्या कहते हैं? काइटिनेज, इमिलेज, पेप्सिन या ट्रिप्सिन? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है पेप्सिन। तो पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है जिसे कहा जाता है। अब देखिए पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है जो अमाशय में विशेष कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। तो पेप्सिन एक प्रकार का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है जो अमाशय में विशेष कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, जिन्हें मुख्य कोशिकाएं कहा जाता है। यह जठररस में शक्तिशाली एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करते हैं, यानी यह जठररस के अंदर एक शक्तिशाली एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। पेप्सिन 1836 में जर्मन शरीर क्रिया वैज्ञानिक थियोडोर स्वान द्वारा खोजे गए पहले एंजाइमों में से एक था, यानी ये पहला एक एंजाइम था जो थियोडोर स्वान ने खोजा था। और पेप्सिन के कार्य, तो पेप्सिन के कार्य क्या हैं? तो यह पाचन में सहायक होता है। यह बड़े पॉलीपेप्टाइड को छोटे पेप्टाइड टुकड़ों में विघटित कर देता है। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न, जटिल खाद्य पदार्थ जिसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। जटिल खाद्य पदार्थ जिसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं तो वो क्या है? कवक, हार्मोन, जीवाणु या एंजाइम? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है एंजाइम। तो एंजाइमों के माध्यम से जो जटिल खाद्य पदार्थ है वो सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न, वसा के पचने पर कौन से अणु बनते हैं? जब वसा का पाचन होता है तो इनमें से कौन से अणु बनते हैं? ग्लूकोज, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, एल्कलाइड या अमीनो अम्ल? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल वसा के पचने पर ये अणु बनते हैं। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। स्टेविया, स्टार्च, सेल्यूलोज या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है स्टेविया। तो स्टेविया एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बाकी स्टार्च और सेल्यूलोज क्या होते हैं? ये एक कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब देखिए स्टेविया क्या चीज़ है? तो स्टेविया एक मीठी चीज़ है जो स्टीविया प्लांट की पत्तियों से बनता है। यह शर्करा की तुलना में लगभग 100 से 300 गुना अधिक मीठा होता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी या कृत्रिम संगठन इसके अंदर नहीं होता है। मीठा जरूर होता है लेकिन इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी या कृत्रिम कोई संगठन इसमें नहीं होता है। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न, माल्टोज अणु बनाने के लिए इनमें से किन 2 अणुओं की आवश्यकता होती है? माल्टोज अणु बनाने के लिए इनमें से किन 2 अणुओं की आवश्यकता होती है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज या ग्लूकोज प्लस लैक्टोज या ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है
ग्लूकोज और ग्लूकोज। तो जो माल्टोज है उसको अणु बनाने के लिए कितने ग्लूकोज की आवश्यकता होती है? तो 2 ग्लूकोज अणु की आवश्यकता होती है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, रेशम के रेशे मुख्य रूप से किससे बनते हैं? रेशम के जो रेशे होते हैं वो मुख्य रूप से किससे बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या खनिज लवण। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है प्रोटीन। तो रेशम के जो रेशे हैं वो मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। अब देखिए प्रोटीन क्या चीज़ है? तो प्रोटीन या प्रोबूजिन, इसको प्रोबूजिन भी बोला जाता है। यह एक जटिल भूयाती युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। कुछ प्रोटीन में इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा और फास्फोरस भी उपस्थित होती हैं। तो प्रोटीन किन किन से मिलकर बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर के अणुओं से मिलकर बनता है। और इनके अंदर इनके अतिरिक्त ये पदार्थ है देखिए गंधक, जस्ता, तांबा और फास्फोरस भी इसके अंदर उपस्थित होता है। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है एंडोन्यूक्लियेज या रूबिस्को या राइबोजाइम या थोमेटिन। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है रूबिस्को। तो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाना प्रोटीन है रूबिस्को। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक फाइबर प्रोटीन है? इनमें से आपको बताना है कौन सा एक फाइबर प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, केराटिन या एंजाइम। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है केराटिन। तो केराटिन एक फाइबर प्रोटीन है। अब देखिए केराटिन क्या है? तो केराटिन यह एक प्राकृतिक प्रोटीन है जो मानव शरीर की उपकला कोशिकाओं में पाया जाता है। तो केराटिन एक प्राकृतिक प्रोटीन है जो मानव शरीर की उपकला जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर पाया जाता है। वे त्वचा की भीतरी और बाहरी परतों में पंक्तिबद्ध होते हैं। यह नाखून, बाल और त्वचा के ऊतकों को बनाने में मदद करता है। तो जो नाखून, बाल और जो त्वचा है उनके जो ऊतक है उसको बनाने में कौन मदद करता है? केराटिन मदद करता है। आगे देखिए प्रश्न, मानव नाखूनों में मौजूद प्रोटीन है। मानव के जो नाखून है उनके अंदर कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है? मेलेनिन, केराटिन, जिलेटिन या सुबेरिन। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है केराटिन। तो मानव के जो नाखून हैं उनके अंदर केराटिन प्रोटीन मौजूद होता है। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, फ्रक्टोज या माल्टोज। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है ग्लाइकोजन। तो मानव शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न, गैर अनिवार्य अमीनो एसिड मानव शरीर में संश्लेषित होते हैं। गैर जो अनिवार्य अमीनो एसिड है वो मानव शरीर में संश्लेषित होते हैं। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है केवल प्रोटीन उपचयन के दौरान। किस दौरान होते हैं? केवल प्रोटीन उपचयन के दौरान गैर अनिवार्य अमीनो एसिड मानव शरीर में संश्लेषित होते हैं। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? यानी डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? तेजी से चलो या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर या मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो डीएनए अनुक्रम है उनके अंदर जीन को चिन्हित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? जीन एक्सप्रेशन या सीक्वेंस असेंबली या एनोटेशन या प्रोटियोमिक्स। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है एनोटेशन। तो डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एनोटेशन कहा जाता है। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक
किसका निर्माण होता है? प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक किसका निर्माण होता है? डीएनए प्रति का या आरएनए प्रति का या एमआरएनए प्रति का या डीएनए और आरएनए प्रति का? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है एमआरएनए। तो प्रोटीन संश्लेषण में जो क्षार इवेंट है तो क्षार इवेंट से एक एमआरएनए प्रति का निर्माण होता है। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। पादपों के अंदर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? लोहा, कार्बन, नाइट्रोजन या मैग्नीज? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है कार्बन। तो पादपों में सबसे मात्रा में क्या प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? इनमें से आपको बताना है दूध का प्रोटीन कौन सा है? ग्लाइकोसिस, गैलेक्टोज, रेनिन या केसिन? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है केसिन। तो केसिन दूध का प्रोटीन होता है। दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध के अंदर केसिन प्रोटीन पाया जाता है। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? मानव शरीर का जो मुख्य हिस्सा है वो किससे बना होता है? प्लाज्मा, प्रोटीन, वसा या पानी? तो इनमें से जो आपका सही जो ऑप्शन है वो रहेगा पानी। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, तो सबसे मुख्य हिस्सा क्या होगा? पानी होगा। वैसे ये तीनों अंगों से भी इनसे भी बना होता है, तो मुख्य हिस्से की बात करें तो ये इसका आंसर होगा पानी। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न, प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है। प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है एंटीबॉडी, कोशिका झिल्ली, एंजाइम या इनमें से सभी? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी। ये क्या है? एंटीबॉडी, कोशिका झिल्ली और एंजाइम जो क्या होते हैं? प्रोटीन के अभिन्न अंग होते हैं। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कैल्शियम? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न, बालों का रंग किसके कारण होता है? बालों का रंग काला या सफ़ेद कुछ भी हो वो किस कारण होता है? पेप्टिन, मेलेनिन, केराटिन या केरोटीन? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है मेलेनिन। तो बालों का रंग किस कारण होता है? मेलेनिन के कारण होता है। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? केंद्रक, लैनकाय, जीन या गुणसूत्र? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है जीन। तो डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है तो उसे क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। अब देखिए जीन क्या है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जीन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है, यानी इसी में हमारी आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी होती है, जैसे हमारे बालों का रंग कैसा होगा, आँखों का रंग क्या होगा या हमें कौन सी बीमारियां हो सकती है। और यह जानकारी कोशिकाओं के केंद्र में मौजूद जिस तत्व में रहती है उसे क्या कहा जाता है? डीएनए कहा जाता है। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न, प्रजनन के दौरान मूल कार्य का निर्माण करना होता है। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक का निर्माण करना होता है। इनमें से एमआरएनए कॉपी या डीएनए प्रति या आरएनए कॉपी या आईआरएनए कॉपी? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है डीएनए प्रति। तो प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक होता है, डीएनए प्रति का निर्माण करना होता है। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? रोबर्ट न्यूक्लिक एसिड या रेटिनल न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लियर एसिड? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है?
राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। अब देखिए आरएनए क्या चीज़ है। तो आरएनए एक अकेली बहु न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाला लंबा तंतुनुमा अणु जिसमें फास्फेट और राइबोज शर्करा की इकाइयाँ एकांतर में स्थापित होती है। इसका पूर्ण नाम है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की तरह आरएनए में भी राइबोज से जुड़े 4 क्षारक होते हैं। अंतर केवल इतना है कि इसमें थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरासिल पाया जाता है। तो डीएनए और आरएनए में एक विशेष अंतर क्या होता है, तो आरएनए के अंदर थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरासिल पाया जाता है। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न। डीएनए के एक तंतुगत यानी स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्थानांतरण, अनुलेखन, प्रतिकृतियन या उत्प्रेरण। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है अनुलेखन, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है। 30 नंबर प्रश्न देखिए। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा या सहसंयोजक बॉन्ड्स के द्वारा या स्थिर विद्युतीय बल के द्वारा या वांडरवाल्स बलों के द्वारा। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। तो डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा बंधे होते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखिए। अब प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है, अरहर में, उड़द में, सोयाबीन में या गेहूं में। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है सोयाबीन में। तो प्रोटीन सर्वाधिक किस में पाया जाता है, सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इनमें से आपको बताना है कौन सा है जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। चावल, सेब, मूंगफली या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है मूंगफली। तो मूंगफली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न। गेहूं की रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है, ग्लूटीन, ग्लोबुमिन या ग्लाइसिन या लाइसिन। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है ग्लूटीन। तो गेहूं में रोटी बनाने के जो गुण है उसको अगर प्रभावित करता है तो कौन सा करता है, ग्लूटीन पदार्थ प्रभावित करता है। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनमें से आपको बताना है कौन सा फल है जिसमें लोहे तत्व है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जामुन, करौंदा, लोकाट या अमरूद। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है करौंदा। तो करौंदा एक फल है जिसके अंदर लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखते हैं करौंदा क्या चीज़ है। करौंदे का ये आपको चित्र भी दिखाया गया है इस तरह का। करौंदे का ये फल होता है। मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं है। अगर आपने देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं मुझे। तो देखिए करौंदा क्या है। करौंदा एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसका वैज्ञानिक नाम कैरिसा कैरिडस है। तो करौंदा का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैरिसा कैरिडस। करौंदा के फलों का उपयोग सब्जी और अचार बनाने में किया जाता है। जो करौंदा के जो फल है उसका उपयोग सब्जी और अचार बनाने में किया जाता है। यह पौधा भारत में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। यह नेपाल और अफगानिस्तान में भी पाया जाता है। तो इस तरह का ये देखिए करौंदा फल है। जिसने भी देखा है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं भी हमारे यहाँ पे ये पौधा है। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है। तो बासमती जो चावल होते हैं उनके दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं, वो किस कारण होते हैं, लाइसिन के कारण या एमाइलोज का कारण या शर्करा का या तेल का। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है एमाइलोज। तो एमाइलोज के कारण बासमती के चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं। 36 नंबर प्रश्न देखिए। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है। भैंस के दूध में औसतन जो वसा होती है उसकी मात्रा कितनी होती है, 7.2%, 4.5% या
9% या 10%। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है 7.2%। तो फैट, वसा या फैट की मात्रा कितनी होती है भैंस के दूध में? 7.2% जो एक औसतन होती है। इससे कम ज़्यादा भी होती है, लेकिन औसतन में बात करें तो 7.2% होती है। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो किस में उपस्थित होता है? रक्त में, त्वचा में, ऊन में या अंडों में? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है त्वचा में। तो अल्फा क्रिएटिन जो एक प्रोटीन है वो त्वचा के अंदर उपस्थित होता है। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न। ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज? तो इनमें से जो आपका सी नंबर जो ऑप्शन है वसा, या जिसको फैट भी बोला जाता है, तो जो ट्राइग्लिसराइड है वो एक प्रकार का वसा होती है। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? गेहूं, जौ, चावल या मक्का? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है चावल, तो चावल मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? यकृत, छोटी आंत, मुंह या आमाशय? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है आमाशय। तो मानव शरीर में जो प्रोटीन का जो पाचन है वो आमाशय से प्रारंभ होता है। अब देखिए आमाशय क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आमाशय यह ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है। तो आमाशय कहाँ स्थित होती है? छोटी ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होती है। यह छोटी आंतों में आंशिक रूप से पचे भोजन, जिसे अम्लरात्र भी बोला जाता है, को भेजने से पहले अबाध पेशी ऐंठन के माध्यम से भोजन के पाचन में सहायता के लिए प्रोटीन पाचक एंजाइम और तेज अम्लों को स्रावित करता है। तो क्या करता है ये आमाशय भोजन को पचाने के लिए जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है और तेज अम्लों को इससे स्रावित करता है। ये देखिए आमाशय है। आमाशय के अंदर ये रहा आपका आमाशय। यहाँ आमाशय के नीचे ये प्लीहा होता है, इसके ऊपर हृदय द्वार, और आमाशय के नीचे क्या होता है? यहाँ पे अग्नाशय, यहाँ ये जठर निर्गम द्वार होता है और यहाँ ग्रहणी होती है। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में या प्रोटीन में? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है वसा। तो वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है। सेब का जो फल है एक, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं। तो सेब के अंदर क्या पाया जाता है? सोडियम व पोटेशियम, फास्फोरस व मैग्नीशियम, या पोटेशियम व फास्फोरस, या केवल पोटेशियम? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है केवल पोटेशियम। तो सेब के अंदर सर्वाधिक स्रोत किसका है? केवल पोटेशियम का होता है, जो हृदय रोगियों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। तो आज के प्रश्न इतने ही थे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।